जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर एक पुल अगर खराब हो जाए तो पुल जो है वो किसी एक्सीडेंट में 18-20 लाख 25 लोगों का मतलब कुछ लोगों के जान दे सकता है। और उन कुछ लोगों में जो है कोई घर के पूरा घर चलाने वाला मुखिया हो सकता है, कोई घर के सपनों को साकार करने वाला बालक हो सकता है, या फिर कोई बुजुर्ग हो सकता है ठीक है। लेकिन अगर कोई यह बहुत बड़ी क्षति हो जाती है केवल एक पुल के मात्र गलत बन जाने से, ठीक है। लेकिन अगर एक पूरा शिक्षक जो है वह अगर गलत बना दे किसी व्यक्ति को और वह अगर जाकर डॉक्टर बने तो डॉक्टर न जाने अपने कितने ही मतलब पेशेंट्स को उनके मतलब मृत्यु से पहले ही यमराज के पास पहुंचा देगा। और अगर जितने भी जो भी प्रोफेशन वाले निकलते हैं वो सभी शिक्षक ही उनके नींव रखते हैं। और शिक्षक ही अगर गलत हो जाए तो क्या होता है कि पूरा देश, समाज, पूरा अर्थव्यवस्था, सब कुछ, पूरा देश ही मतलब बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक शिक्षक को एक दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मतलब सरकारी नौकरी करनी, और सरकारी नौकरी में केवल और केवल शिक्षक का ही मतलब नौकरी करना है। जिन लोगों को बचपन में मतलब मेरे साथी है बहुत सारे जो अभी टीचर्स में हैं, उन्हें बचपन में खुद से पढ़ने से मतलब बुखार आ जाता था, वो आज टीचर बने फिर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट नौकरी में है, ठीक है। लेकिन सोच लीजिए कि अब वो लोग पढ़ाते क्या होंगे, ठीक है। देखिए, अगर एक व्यक्ति जो है वो सरकारी कर्मचारी के रूप में शिक्षक बनना चाहता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है और शिक्षा जो होती है किसी भी देश के नींव होता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है वो बचपन में पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर होता है, वो उसे सरकारी नौकरी और वो भी शिक्षक की इसलिए चाहिए क्योंकि एक पंखे के नीचे मस्त बैठे रहो, सैलरी जो है हर महीने की 1 तारीख को मिल जाएगी, पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ। ये मैंने एक शिक्षक बनने से पहले एक व्यक्ति द्वारा मतलब सुना था, और वो व्यक्ति आज शिक्षक भी बन चुका है, ठीक है। तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, मराठा साम्राज्य के बारे में देख रहे थे, मराठा प्रशासन व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हैं। मराठा का जो प्रशासन व्यवस्था है इसका प्रारंभ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। इन्होंने 8 मंत्री इसके लिए नियुक्त किए थे, जिन 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। कृष्णदेव राय वाला अष्टप्रधान नहीं है, ये अलग है, ठीक है। सबसे बड़ा जो पद होता था प्रशासन में छत्रपति का पद होता था, ठीक है। उसके बाद फिर छत्रपति के पश्चात पेशवा का जो पद होता था वो सबसे बड़ा होता था। पेशवा जो होते थे वो छत्रपति के मतलब अनुपस्थिति में जो है वो छत्रपति के रूप में मतलब कार्य करते थे। छत्रपति नहीं कहलाते थे, पेशवा ही कहलाते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, ठीक है। छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देख रेख वो किया करते थे। देखिए, इस समय जो होता था प्रधानमंत्री पेशवा का स्थान ले लेता था, और पेशवा जो है वह छत्रपति के स्थान पर प्रशासन की देख रेख करता था। दूसरा है मजूमदार या फिर अमात्य। मजूमदार या फिर अमात्य जो होता था उसे वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता था, आज जो वित्त मंत्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण टाइप से, ठीक है। वो राजस्व का लेखा जोखा करता था। सर ए नौबत जो है वो सेनापति को कहा जाता है, चीफ इन कमांडर टाइप से, ठीक है। सुमंत जो होता था उसे विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता है, जो कि राज्यों और विदेशी राज्यों जो आसपास के होते थे उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कार्य करता था, ठीक है, विदेशी तालमेल को बनाए रखता था। पांचवा जो होता था वाक्यान्विश। वाक्यान्विश जो होता था सूचना, गुप्तचर और संधि करने वाला मंत्री होता था, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे कमांडोज होते हैं, जैसे रॉ हो गया, हमारा गुप्तचर एजेंसी है, ठीक है, उसी प्रकार से संधि करने वाला ये मंत्री होता था। चिटनीस जो होता था वो पत्राचार व्यवस्था का होता था, ठीक है। चिटनीस पत्राचार व्यवस्था, गांव भर में कोई सूचना फैलाना है राज्य भर में तो हाका परवा देता था गांव भर में, ठीक है। पहले के जैसे आज दूरदर्शन या टीवी पर पूरा हो जाता है, मोदी जी आते हैं चैनल पर किसी भी और इंटरव्यू देकर पूरा मतलब इंटरव्यू नहीं, पूरा एक प्रसारण चलवाकर अपना रिकॉर्डेड वीडियो चलाकर चले जाते हैं। रात को मतलब 8 बजे लेकर आए, सीधा नोटबंदी कर दी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो उस समय तो ऐसा नहीं था, तो उस समय प्रत्याचार की व्यवस्था इस प्रकार से थी। सातवां जो था वो पंडित राव। पंडित राव यानी कि पंडित राव नाम से पता चल जाता है कि धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए थे। न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखते थे। ये प्रकार के 8 हो गए, ठीक है। मराठा राजस्व व्यवस्था देखिए, इनके समय पर कोई व्यवस्थित मतलब राज्य व्यवस्था में राजस्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे उन्होंने जो राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर के राज्य व्यवस्था से, राजस्व व्यवस्था से ही लिया था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो स्रोत होता था वो हमेशा की तरह कृषि और व्यापार होता था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा स्रोत इसमें केवल और केवल कृषि था, जो कि भूमि कर के रूप में मिलता था, जो कि 33% से बढ़ाकर 40% छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे किया था, ठीक है। सबसे प्रमुख जो था वो चौथ कर और सरदेश मुखी होता था। चौथ कर जो होता था वह ऐसा था कि पड़ोसी देशों को कर के रूप में अपना 1/4
हिस्सा कृषि का देना पड़ता था, यानी कि 25% देना पड़ता था। मान लीजिए आपके पास 1 कुंटल की मतलब धान की पैदावार हुई है, तो आपको 25 किलो क्या है कर के रूप में देना होता था, ठीक है। दूसरा है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वो कर होता है जो कि देश की जनता को देना होता है, पड़ोसी देश को चौथ कर, ठीक है। स्वदेशी जनता जो अपने देश की जनता होती है उसे सरदेश कर, ठीक है, सरदेशमुखी। यह देने वाला जो व्यक्ति होता है या फिर जो जनता होती है वह स्वीकार करता है कि उनके देश का, उनके राज्य का प्रमुख जो है वह छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ठीक है। कृषि का यह 1/10वां हिस्सा होता था, यानी केवल और केवल 10% भाग, ठीक है, यानी कि 100 किलो पैदावार में केवल 10 किलो देना पड़ता था कर। इस प्रकार से साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह होती थी गांव, और गांव का जो सबसे बड़ा प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसे पटेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राजभाषा जो थी वह मराठी थी। स्मिथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, देखिए स्मिथ ये अंग्रेज था, ठीक है। ऐसे लोग मतलब ना छत्रपति शिवाजी महाराज से इतने ज़्यादा तंग थे, इतने मतलब उनकी वीरता से मतलब इनको घृणा थी कि क्या कहें। ये छत्रपति शिवाजी के महाराज जी के युद्ध नीति, छापा मार और जो उनका गोरिल्ला युद्ध पद्धति था उसके वजह से इनको डाकुओं का राजा कहते थे, ठीक है। अचानक से आते हैं लूटपाट करके, मतलब लूटते पाटते नहीं थे, मारपीट कर चले जाते थे, इसलिए इनको डाकुओं का राजा कहा स्मिथ ने। प्रमुख छोटे राज्यों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक जो है मराठा साम्राज्य समाप्त होता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य हैं उस समय मुगल जो है सब कमजोर हो गए थे, तो धीरे धीरे अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा था और धीरे धीरे जो है जो जहाँ से मिलता था वहाँ से एक छोटा राज्य निकालकर वहाँ का शासक बन जाता था। तो प्रमुख जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्हें देखते हैं। पहला जो है वो है अवध। अवध जो है इसका संस्थापक था सआदत खान, जिसे शहादत खान के नाम से भी जाना जाता है। 1722 में इसने मुगलों से अलग होकर अवध राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वह है हमारा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है अभी लखनऊ। लखनऊ स्टेट जो है, स्टेट कहलाता था, रियासत मतलब, ठीक है। ये लखनऊ स्टेट जो है उसकी राजधानी होती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उस समय, ठीक है, देसी रियासत। अवध का जो राजा था उसे नवाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1739 में ईरान और एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और अवध पर आक्रमण किया तो अवध जो है नया नया बना था, 1722 में बना था, 1739 में आक्रमण कर दिया। 15-17 साल में कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अवध उस समय क्या था, कंगाल था, बहुत सारा धन नहीं था। तो अवध का जो शासक था उस समय सआदत खान ने आक्रमण हेतु मतलब दिल्ली पर आक्रमण हेतु उकसाया कि बताया कि हे नादिर शाह, आपके हमारे पास आए, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, पाकिस्तान जैसा हाल हो गया था उस समय, ठीक है। नया नया देश बना रहेगा तो उस समय बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ था, हालांकि पाकिस्तान अपने कर्मों के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, भीख मंगा सारा पाकिस्तान। तो 1739 में जब आए ईरान का नादिर शाह तो उसे समझाया सआदत खान ने कि दिल्ली में जाइए, मुगल साम्राज्य में बहुत पैसा है, ठीक है। तो वहाँ गया सआदत खान, अच्छी बात बता रहे हैं। तो दिल्ली को लूटा, दिल्ली गया पूरी तरह से, नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। और दिल्ली को लूटने के बाद उसे याद आया, अरे वाह यार, सआदत खान ने बताया था, तो चलो उसे भी थोड़ा बहुत धन दे देते हैं, ठीक है। तो इनाम के रूप में सआदत खान के पास आ रहा था। तो सआदत खान ने जब देखा कि ये नादिर शाह वापस आ रहे हैं तो और ज़्यादा डर गया कि हे भगवान, पता नहीं उसको सोना चांदी पैसा वैसा मिला कि नहीं मिला, कहीं नहीं मिला होगा तो मुझे ही आकर मार देगा। तो इस वजह से सआदत खान ने उसके डर से मतलब आत्महत्या कर ली, ठीक है। आत्महत्या की तो उसके बाद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे सफदरजंग और शुजा-उद-दौला, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया कि कौन राजा बनेगा। शुजा-उद-दौला जो है वो इस उत्तराधिकार के युद्ध में जीत गया और नवाब बना। 1764 में बक्सर के युद्ध में यह जो है शुजा-उद-दौला तिलकुट सेना में भाग लिया और उसमें फिर हार मिल गई, ठीक है। तो हार गया। 1801 में जो है अवध में लॉर्ड वेलेजली ने क्या सहायक संधि जो है भेजी। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला अवध जो है पहला राज्य बना था। अवध का नवाब जो था, अंतिम अवध नवाब, ठीक है, आखिरी जो अवध नवाब था वह था वाजिद अली शाह। इसने अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया, इस पर कुशासन का आरोप लगा लिया, ठीक है, और इसे गिरफ्तार करके कैद कर लिया और वहीं कैद में ही मतलब जेल में ही वाजिद शाह की मृत्यु हो गई। इससे इसकी पत्नी बेगम हजरत महल थी, ठीक है, बहुत ही बड़ी वीरांगना के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी, क्योंकि इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी उस प्रकार से ये भी लड़ी थी, ठीक है। पर जो इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए अपने पति की मृत्यु से और 1857 की क्रांति में फिर बेगम हजरत महल ने भाग लिया, ठीक है, अवध ने भाग लिया।
देखिए 1857 की क्रांति ऐसे ही चली। रानी लक्ष्मीबाई अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, नाना साहब अपने हित के लिए, पेंशन नहीं मिला इसलिए, ठीक है। तो ये जो है इनके पति के मतलब देहावसान के कारण ये भाग गए। तो मतलब किसी का मतलब सबका अलग अलग ही कारण था, सब एकजुट होकर भारत के लिए नहीं लड़े थे। इसलिए 1857 की क्रांति का फेल होना सबसे बड़ा कारण यही होता है, ठीक है। विद्रोह समाप्त होने के बाद जो है बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली गई, और नेपाल जाने के पश्चात क्या हुआ, उनकी वहीं फिर मृत्यु हो गई। अगला जो राज्य है वो देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद जो है 1724 में निज़ामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला से अलग होकर, मुगल साम्राज्य से अलग होकर हैदराबाद की स्थापना किया था। हैदराबाद के जो राजा होते थे उसे निज़ाम कहा जाता था, ठीक है। कहते हैं ना हैदराबाद का निज़ाम, अवध का नवाब, इस प्रकार से कहा जाता है, ठीक है। 1728 में मराठा साम्राज्य के पेशवा, ठीक है, बाजीराव प्रथम जी, ठीक है, लड़ाकू पेशवा ने पालखेड़ा का युद्ध किया। पालखेड़ा के युद्ध में जो है निज़ामों को हरा दिया, यानी कि हैदराबाद को पराजित कर लिया, और मुंशी शिवगांव की संधि की। मुंशी शिवगांव की संधि के तहत उन्होंने मराठा की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, और हैदराबाद जो है मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इसके तहत इन्हें फिर चौथ और सरदेश मुखी का जो कर है वो इनको देना पड़ा। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि भेजी, और सहायक संधि को मानने वाला हैदराबाद पहला था, ठीक है। अवध पहला नहीं था, मतलब अवध ने भी माना है, ठीक है, 1801 में। लेकिन 1758 में जब लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाया तो उसे मानने वाला पहला हैदराबाद था, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ, इसे सुधार लीजिएगा। तो ये राज्य था। स्वतंत्रता के बाद जो है हैदराबाद, ये जो अभी वर्तमान में तेलंगाना स्टेट है ना, वो बिल्कुल हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था उस समय, ठीक है। तो वो जो हैदराबाद था वो भारत के नक्शे में देखिए बीचों बीच हैदराबाद है, ठीक है, मतलब दक्षिण वाले में, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। तो उस हैदराबाद को क्या है कि हैदराबाद में निज़ाम थे, यानी कि मुस्लिम थे। तो सभी मुस्लिम क्या थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, यानी कि हैदराबाद जो था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो उस समय सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो जो था पुलिस कार्यवाही थी, नाम की पुलिस कार्यवाही थी, लेकिन थी वो भारतीय सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी थी। पुलिस के ड्रेस में पहनाकर उनको खूब पिटाई की, खूब पिटे, और फिर पूछा चाहिए पाकिस्तान, तो बोले नहीं चाहिए, यही रहेंगे भारत में। तब से भारत में हैदराबाद हमारा है, ठीक है। ये तो बीच में से ऐसे उठाकर कौन देता भाई, ठीक है। ये था दो, हैदराबाद और अवध। इसके बाद और भी जो छोटे छोटे राज्य हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।